स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। अब देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ एमओटी का। एमओटी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने C2H2 का डायग्राम सीख लिया था, जल्दी बोलो एक बार। C2H2 का डायग्राम, C2H4 का डायग्राम, हाइब्रिड ऑर्बिटल यस सर। सीख लिया था, ठीक है। चलो अब आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहली बात तो किस पर बेस्ड है? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए बेस्ड है। होता क्या है, कैसे होता है, ये समझाता हूं आपको मैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास पास आए। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो किस फॉर्म में मूव करता है? वेव की फॉर्म में मूव करता है। वेव के दो हाफ हैं, एक प्लस माइनस, राइट। क्रस्ट ट्रफ, यही पढ़ा हम लोगों ने। अब यहां पे उसने एक बात कही। उसने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास पास आए, और पास पास आने के साथ साथ इस तरीके से पास आए कि दोनों के क्रेस्ट आपस में मिल गए। दोनों के क्रेस्ट आपस में मिल गए और दोनों के ट्रफ आपस में मिल गए। एम आई क्लियर? ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड नई वेव का ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है? ज्यादा। ज्यादा होने वाला है। बहुत बढ़िया, ज्यादा होने वाला है, क्योंकि दोनों का क्रस्ट में क्रस्ट और ट्रफ में ट्रफ मिल रहा है, हाँ या ना। क्रस्ट में Yes. मिल रहा है, ट्रफ में ट्रफ। ऐसी वाली वेव को, इंटरफेरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिसको, जिसमें एक चीज समझ आ रही है, इसको हम लोग एक और भी नाम कहते हैं इसको, कि ये इन फेज है। यानी कि जो दो वेव थी, सेम फेज वाले सेम फेज से मैच कर रहे हैं। प्लस वाला प्लस से मिल रहा है, माइनस वाला माइनस से मिल रहा है, क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। ओके, आगे समझिए जरा। इसमें अगर मैं टोटल वेव का एम्पलीट्यूड, वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करूं तो साई सिंपली इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, हाँ या ना? साई किसके इक्वल? साई ए, और ये कौन है? साई बी। तो साई इज सिंपली इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, राइट। दूसरा, अब यहां पे एक वेव है प्लस माइनस, इसको मैंने कंबाइन करा दिया इसके साथ, माइनस प्लस के साथ। यानी कि जब क्रस्ट था तो साथ में क्या मिल रहा है मुझे? ट्रफ। और जब मेरा ट्रफ था मुझे क्या मिल रहा है? क्रस्ट। यानी प्लस को क्या मिला? माइनस, और माइनस को क्या मिला? प्लस। बताओ रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेम। सेम कैसे हो जाएगा भाई साहब? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो गया। इस रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। हाँ या ना? यस सर। ओके, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया साई इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी से। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? साई इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। सर ये आउट फेज भी तो होगी। आउट फेज हो गई है, आउट फेज हो गई, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जितनी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन वेव की इन फेज मिलने की है, क्या उतनी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन वेव की आउट फेज मिलने की है या नहीं? यस सर। बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है, हाँ या ना? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्टली उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाने के चांसेस भी हैं। एम आई राइट? यस सर। यस सर। इतने चांसेस कहाँ जाने के हैं? इलेक्ट्रॉन के 50% चांसेस अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने के हैं, तो 50% ही चांसेस इलेक्ट्रॉन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने के भी हैं, हाँ या ना?
जल्दी बोलो। ये यहीं से अराइज हुआ कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसने कहा जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं कम से कम, और जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो हो सकता है किसी का क्रस्ट सामने वाले के तरफ से मिल जाए, या पहले वाले का क्रस्ट दूसरे वाले के क्रस्ट से ही मिल जाए। तो दोनों प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है और एंटी बॉन्डिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉसिबल है। तो उसने कहा कि अब इस बात को ध्यान रखते हुए हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कुछ बातें मैं और क्लियर कर दूं पहले आप लोगों को। जो एस सबशेल है, इसकी शेप क्या होती है? जल्दी बोलो। Spherical. ये याद रखना, भूलना मत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज का फर्क पड़ता है इस पे? नहीं पड़ता, यहाँ पे साइज की वेरिएशन नहीं होती। पी सबशेल की बात कर रहे हो, शेप क्या होगी? डैम्बल। और डी का जनरल इस्तेमाल हम कम करते हैं एमओटी में। डी की शेप होती है डबल डम्बल। क्या शेप है? डबल डम्बल। ठीक है। अब एक बात और जानते हो आप लोग, जो एस सबशेल है ये कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। यस एस वाला हमेशा क्या करता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। आया ना। और पी वाला क्या करता है? पी वाले में ध्यान रखना, पी के 3 होते हैं ऑर्बिटल्स, पता है नहीं? Yes. पीजेड, एक होता है पी वाई, एक होता है पी एक्स। जो पीजेड है, पीजेड ये वाला हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। क्या करता है ये? हमेशा हेड ऑन Head on overlapping. बाकी ये दोनों ये करते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या करते हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? सर समझ आ गई। वेरी गुड। बाकी लोग बताइए, एंडर से बताइए कि समझ आया नहीं आया। वासु, आदित्य, आर्या, दीपांशु, सर समझ आ गया। किला, माही, यस सर आ गया। अक्षत, श्रद्धा, विदुषी। यस सर। चलो गुड। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ बहुत ध्यान समझना। 1s अगर बॉन्डिंग और वाइटल है, 1s क्या है? बॉन्डिंग और वाइटल, तो इसी का एंटी बॉन्डिंग भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने? 1s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बॉन्डिंग को, तो 1s का एंटी बॉन्डिंग भी लेना पड़ेगा ना, हाँ या ना? जितने चांसेस बॉन्डिंग में जाने के उतने चांसेस एंटी बॉन्डिंग में जाने के भी तो हैं, क्यों भाई? यस 1s के बाद आपको याद हो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s 2s 2p 3s यस 3p 4s 3d। लेकिन हमें ना जो एमओटी की थ्योरी है वो खाली यहीं तक खत्म हो जाएगी आपके 11th में, 1s 2s 2p तक। तो वही मैं समझाने वाला हूँ। तो जब 1s लिया बॉन्डिंग, तो 1s क्या ले लिया साथ में? एंटी बॉन्डिंग। फिर लिया 2s बॉन्डिंग, तो साथ में क्या बन गया? 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। अब जो 2p है ना, p को तोड़ना पड़ेगा हमें स्टार्टिंग से। 2p को हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पहला बना आपका 2pz, और वो भी कौन सा वाला? सिग्मा। एक बना आपका क्या? पाई 2px, और एक क्या बना आपका? पाई 2py। क्या बोला मैंने? एक क्या बना? पाई 2px, एक क्या बन गया आपका? पाई 2py। हाँ या ना? बताओ मैंने पाई क्यों लिखा है और इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें सिर्फ पाई बॉन्ड बनता है और ये सिर्फ दोनों इक्वल है। बहुत बढ़िया। पहली बात तो z वाला ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है p में। p वाले में, p सबशेल के खाली pz ही जो होता है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तो यानी कि सिग्मा खाली वही बनाएगा pz वाला ही, आया ना? यस सर। और जो पाई वाला है, पाई वाले में क्या हो रहा है? पाई वाले में ये दोनों आपस में, जो px और py है, ये पाई बनाएंगे और दोनों आपस में क्या होंगे? दूसरे के, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि पाई पाई की एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है ना, आया ना? ज्यादा एनर्जी कम किसकी होगी बताओ? सिग्मा की या पाई की? सिर्फ पाई की। सिग्मा की एनर्जी कम होगी। पता है क्यों? क्योंकि सिग्मा ज्यादा स्टेबल है, एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। पता है या नहीं पता? यस सर। और वैसे भी आप लोग अगर ऑफ बाउ रूल फॉलो करते तो ऑफ बाउ के हिसाब से n+l फॉलो करते हैं, तो जिसका एनर्जी की वैल्यू कम होती है पहले उसको फिल कर देते हैं, हाँ या ना? यस सर। सही है। ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना बच्चों अभी,
ये ना एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन क्यों एक्सेप्शन बताऊंगा आपको क्या एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन किसके लिए इस्तेमाल होती है, O2 और F2 के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होती है, O2 और F2 के लिए। तो ये बन गया 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। इसके एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्शन है। इसके एंटी बॉन्डिंग में पहले पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और बाद में लिखा जाता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। कितने लोगों को पहले ये बात याद हो गई? सर इनमें से एक्सेप्शन कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? नहीं, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। O2 और F2 लिखा ना मैंने यहाँ पे एक्सेप्शनल, कि जब भी O2 और F2 के बारे में आपसे कहानी कही जाएगी MOT की, तो आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करने वाले हैं। एक जगह लिख लो पहले, समझ नहीं आया। पहले इसको लिख लो सभी, 1 मिनट दिया, पहले कॉपी करो इसको, लिख लिया सर। बाकी लोग भी लिख लीजिए। ऐसा रूल भी होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार जिन्हें समझ नहीं आया ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पे O2 का MOT डायग्राम बनाना है। O2 में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 8 × 2 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए हमने। पहले भरे 1s2 में, फिर भरे 1s2 एंटी बॉन्डिंग में, फिर भरे 2s2 में, फिर भरे 2s2 एंटी बॉन्डिंग में। फिर आपने कहाँ भरे, सिग्मा 2pz 2 में। फिर आपने कहाँ भर दिए, पाई 2px 2 में, और फिर आपने कहाँ भर दिए, पाई 2py 2 में, राइट। इसके तुरंत बाद कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 बचे। तो एक आपने कहाँ भर दिया, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px 1 में, और एक भर दिया आपने पाई एंटी बॉन्डिंग 2py 1 में। सही है, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, अब इसकी अगर ये बात समझ आ गई तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। माइनस कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग को हम येलो से कर देते हैं, 6 2 2 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 - 6 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, बताओ कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, 2। और हम जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, डबल बॉन्ड। 2। डबल बॉन्ड होता है नहीं होता? यस सर होता है। कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड। बॉन्ड ऑर्डर वाली, बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट कितने लोगों को समझ आ गया, हाथ खड़ा करे एक बार कोई। आ गया सर। बाकी लोग भी बताए। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं सर स्कूल में सर क्लास में टीचर ने सर एक शॉर्टकट सा बताया, उससे सर ये शॉर्टकट बिना भी है, फॉर्मूले के लिख जाता है। शॉर्टकट भी है। 10 10 12 32 10। हाँ हाँ हाँ, शॉर्टकट भी है, लेकिन ना शॉर्टकट से ना सीबीएसई में मार्क्स नहीं मिलते, कंपटीशन में मिल जाते हैं। 10 10 12 12 32 जो है वो शॉर्टकट है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाला हुआ है। ठीक है, और भी कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स बन सकते हैं। तो सर बस कॉम्पिटिटिव के लिए बताया। हाँ वही कॉम्पिटिटिव के लिए ठीक है वो। अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा मेथड सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि स्कूल में आपको पूरा मेथड दिखाना है। अब मान लो मेरे पास O2 की जगह आपको मैं कहता कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 2- एंड O2 2+। सभी लोग करके दिखाइए फटाफट, O2 2- और O2 2+ के लिए। ये मैंने हिंट दे दिया आपको यहाँ पे, चलिए करिए। 1 मिनट दिया करने के लिए, कोई बोलेगा नहीं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने नॉर्मल केस के लिए, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। इसमें पहले इस तरीके से लिखेंगे और एंटी बॉन्डिंग एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम, और इसका इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट O2 और F2 के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप लोग कैलकुलेट करेंगे N2 C2 और He2 का। अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालिए फटाफट क्विकली। मैं फिर से रिपीट कर रहा था, He2 वाला हमने बात करी थी ना पहले, तो एक बार N2 की बात कर रहे थे, तो N2 में कितना हो गया, 7 × 2 14। तो पिंक वाले जो है ना वो N2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 भरा इसमें हमने 1s में, 2 भरा हमने एंटी बॉन्डिंग 1s2 में, फिर 2 भरा हमने सिग्मा 2s2 में, फिर भरा हमने 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 में, फिर भरा पाई 2px2 पाई 2py2। ये कितने हो गए हमारे, 12, और सिग्मा 2pz2।
तो 14 हो गए। अब इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो कैसे निकाला, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 करके, ठीक है। तो कितना आ गया 10 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो एन और एन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। He2 की बात कर रहे थे हम, He2 में क्या नोटिस किया आपने, He2 हो गया 2 इंटू 2 4, ग्रीन से रिप्रेजेंट किया मैंने। इसमें क्या नोटिस किया आपने, सिग्मा 1s में भर दिया आपने 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भर दिया आपने 2। तो जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो फॉर्मूला क्या बन के आया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यानी कि 2 माइनस 2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जब नोबल गैस की बात कर रहे हैं तो नोबल गैसेस में जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 इसका मतलब क्या है कि He2 मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता, याद रहेगा, यस क्लियर है। ना तो He2 बनेगा, ना Ne2 बनेगा, ना Ar2 बनेगा, ऐसे कोई भी नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। अभी आपने पूछा फिर एक्सेप्शन क्या आता है O2 F2 में और इसमें, दोनों में डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन का ही है। आप देखो O2 F2 में 1s2 सिग्मा एंटी सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आनी शुरू हुई, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया आपका सिग्मा 2pz, इसमें सिग्मा 2pz पहले आ गया, पाई 2px आया और फिर पाई 2py आया। और एंटी बॉन्डिंग में पहले पाई एंटी बॉन्डिंग 2px आया, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py आया और बाद में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। जबकि बाकी वाले केसेस में क्या हो रहा है, पाई 2px पाई 2py पहले आ रहा है और सिग्मा 2pz बाद में आ रहा है। और इसकी एंटी बॉन्डिंग में भी यही सेम ऑर्डर वो फॉलो कर रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। एम आई क्लियर टू ऑल? यस अब जो बात बताने वाला हूँ वो है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरा मतलब होता है सिंगल या फिर अनपेयर्ड। पैरा मतलब क्या होता है, याद रखना, अनपेयर्ड। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जल्दी बोलो, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने, इसमें क्या होगा, जरूर ऑर्बिटल में कोई ना कोई अधूरा रह जाएगा, किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर जितने भी ऑर्बिटल आपने इस्तेमाल किए सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आप क्या कहलाओगे, डायमैग्नेटिक। जैसे मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ O2 की बात करता हूँ, O2 की, अब जरा O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जरा बोलना एक बार। O2 में हो गए 16, 16 16 हो गए, 16 बढ़ते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, हाँ या ना, 16 हो गए, यस सर 16 हुए या नहीं, यस सर हो गए बताओ Yes, ये sir. ये पैरा है या डाया है, सर पैरामैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक है। वेरी गुड। कितने लोगों को पैरामैग्नेटिक की बात समझ आ आ गया सर यस सर। सर इसकी क्योंकि लास्ट दो जो है वो फिल्ड नहीं है पूरे। अच्छा चलो मैं कहता हूँ O2 छोड़ो, आप O2 माइनस को ट्राई करो जरा एक बार। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पहले तो ये बताओ। सर ये सर डायमैग्नेटिक 17। 17 हो गए है ना। 17 भरना जरा कैसे भरोगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 और 17, यही करोगे ना। यस सर। बताओ ये पैरा है या डाया है, पैरा। वेरी गुड प्रतीक, Yes. ये डाया नहीं है, ये पैरा यस सर है। पैरा है और ये पैरा इसलिए क्योंकि 2py नाम के, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py नाम के Yes, sir. ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड रह गया, इसलिए ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, या सॉरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, याद रहेगा। यस सर और सर इसमें पैरा, भी equal हाँ रहेंगे क्या कह रहा बेटे, सर, इसमें जो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py इक्वल रहेंगे, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक में 1। इक्वल ना, इक्वल का मतलब ये नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉन का ही बंटवारा इक्वल इक्वल होगा। एक इलेक्ट्रॉन को आधा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते ना, इसीलिए आपको हुंस रूल भी फॉलो करना है। हुंस रूल ने कहा था पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि क्या ना हो, जल्दी बोल बेटा दिवस, दोनों नहीं जाए। जब तक कि हर ऑर्बिटल किसी भी एक सबशेल में सिंगली फिल्ड ना हो, ठीक Yes, है। sir. इसमें 2 थे, दोनों भर गए, अब वापस दोबारा तो पेयरिंग हो सकती है ना बेटा, यस सर। क्लियर है ये बात मेरी। यस सर। इस बात को याद रखना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको समझ आ गया। जरा बताओ He2 पैरा है डाया है,
डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है रोशनी। पैरा कैसे हो गया? Yes. Sc2 डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है। C2 बताओ, C2 में कितना हो जाएगा? C2 बोलो, C2। डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, बिल्कुल सही। समझ आ गया सभी को? N2 बोलो, N2 भी क्या है? डायामैग्नेटिक। He2 तो He2 तो एग्जिस्ट करता नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, अगर करे तो डाया है या पैरा? आपने कहा ये डायामैग्नेटिक होगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। N2 समझ आ गया सभी को? यस सर। चलो एक बार ट्राई करो सभी लोग, F2 मॉलिक्यूल के बारे में बताओ मुझे सब कुछ। F2, F का 9 होता है एटॉमिक नंबर, और O2 और F2 एक्सेप्शन केस होते हैं, पता है ना? ये पैरामैग्नेटिक हम्म, सर। पैरामैग्नेटिक पैरा या डाया? पैरा। कितना हो गया? 18 हो गए ना उसके अंदर। यस सर। अब 18 भरना जरा। O2 F2 वाले केस में क्या हो जाएगा? 2 सर डायमैग्नेटिक। 2 2 4 2 6 2 8 दिवस 2 10 2 12 और 2 14 14 हो गए। कितने रह गए बेटे? 4 रह गए। 15 16 17 18 दो तो आए बेटा। यस सर। अगर 2 2 आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? ये पैरा है या डाया है? डाया। डाया। याद रहेगा सभी को? पैरा डाया वाली कहानी समझ आ गई? अगर पैरा डाया समझ आ गए तो एक चीज और समझ लो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। भूलना मत इस बात को। क्या बोला मैंने? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, होना भी चाहिए। आप अगर 2 एटम्स की बात कर रहे हो, जैसे मान लो ये 2 एटम्स हैं, ये एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो इनकी हाथ की ओवरलैपिंग हो रही है। अब इन्होंने कहा नहीं हाथ नहीं, हम तो गले भी लगेंगे, तो गले भी लग जाओ। आया ना? ठीक है। इन्होंने कहा नहीं हम तो टांगे भी आपस में मिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग होगी टांगों की भी। तो आप देखो दोनों दूसरे के पास किस केस में आ जाएंगे? टांगों वाले के। है ना? उसमें जब इंटरमिक्सिंग ज्यादा ही हो रही है, ज्यादा बॉन्ड्स आपस में बन रहे हैं, तो ध्यान रखना उस केस में जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी। तो किस केस में न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी ज्यादा बढ़ चुकी है? जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स बन चुके हैं। हाँ या ना? यस सर। एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। याद रहेगा? एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये मत भूलिएगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा होगा। याद रहेगा? यस सर। बस इसमें अब एक टॉपिक और रह गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि 2 मिनट का टॉपिक है, कल कराऊंगा। उससे पहले पहले आपसे उम्मीद करता हूं आज आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे सभी लोग। कल पहले डाउट पूछूंगा स्टार्टिंग के 15 मिनट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 के बीच में। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए।